हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अपने कर रहे थे चैप्टर मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसमें अपने इससे पहले बच्चों 3 पार्ट इस चैप्टर के अपलोड कर चुके हैं और आज अपने लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अपने टोटल 4 टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर के, जो अपने आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहला टॉपिक अपना आज का, अन्य उत्सर्जी अंग। देखो, हमने जब मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना की थी तो मैंने आपको बताया था कि मानव उत्सर्जन अंग पढ़े थे अपने, जिसमें किडनी जो होती है, वृक्क होते हैं एक जोड़ी ह्यूमन के अंदर, वो हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। लेकिन हमारे शरीर में किडनी के अलावा भी कुछ अन्य उत्सर्जी अंग होते हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पर बात करें अन्य उत्सर्जी अंग में, तो वो है त्वचा, स्किन। अपने जानते हैं कि त्वचा जो है, स्किन जो है, इसमें प्रेजेंट होती हैं श्वेत ग्रंथियां। ये आपको मैंने चैप्टर नंबर 21 इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन में पढ़ाया था कि ये श्वेत ग्रंथियां जो है, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, ये पसीने का स्राव करती हैं और इस पसीने के द्वारा मानव शरीर के अतिरिक्त जल और जो लवण वगैरह होते हैं, साथ में कुछ जरूरी पदार्थ भी इसमें बाहर चले जाते हैं। अगर अतिरिक्त मात्रा में हो तो इनका स्त्राव किया जाता है शरीर से बाहर, उत्सर्जन किया जाता है शरीर से बाहर। तो इस प्रकार हमारी त्वचा जो है ये भी उत्सर्जन का कार्य करती है। दूसरा जो उत्सर्जी अंग है अन्य में, वो है हमारे लंग्स, फेफड़े। अपने जानते हैं बच्चों, श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में देखा कि जो उत्सर्जी पदार्थ CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जिसकी फॉर्मेशन होती है हमारी सेल के अंदर, और सेल से हीमोग्लोबिन उसको लेके आता है या अदर मीडियम से जब वो फेफड़ों तक पहुंचती है, तो फेफड़ों तक ये जब CO2 पहुंचेगी तो फेफड़े उस CO2 को शरीर से क्या करने का काम करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये उत्सर्जी पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए, और फेफड़े उसको क्या कर रहे हैं, शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारे फेफड़े जो हैं ये भी उत्सर्जी अंग के रूप में काम करते हैं। तीसरा जो ऑर्गन है अन्य उत्सर्जी अंग में, वो है बच्चों लिवर, यकृत। अपने जानते हैं, अभी बताया था मैंने जब अपने दूसरा और तीसरा पार्ट में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन जो है उसके अंदर फॉर्मेशन तो अमोनिया की होती है विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में, लेकिन क्योंकि अमोनिया ज़्यादा विषैला होता है, इसको कम विषैले पदार्थ यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, हमारा लिवर करता है। इसमें एक विशेष प्रकार का साइकिल चलता है, चक्कर चलता है, ऑर्निथिन चक्कर, जिसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और ये यूरिया जो है वो बाहर बॉडी से उत्सर्जित की जाती है। तो लिवर हमारा एक तरह से उत्सर्जन में सहायता कर रहा है, सहायक अंग के रूप में काम कर रहा है। साथ ही साथ लिवर में जो कुफुर कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो हीमोग्लोबिन के विघटन द्वारा, जब आरबीसी टूटती है तो हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है और उससे बनते हैं पित्त वर्णक। और पित्त वर्णक जो है ये भी उत्सर्जन, इनका भी बॉडी से बाहर जो है वो उत्सर्जन होता है हमारे मल वगैरह के साथ। तो ये पित्त वर्णकों का निर्माण किसने किया, लिवर ने किया। तो इस प्रकार हमारा जो यकृत है वो भी उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा आप आंत जो है, आंतर, इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। और अपने जानते हैं कि अपचित भोजन जो है वो मलाशय में जाके स्टोर होता है कुछ समय के लिए, और गुदा द्वार के द्वारा मलाशय से अगला पार्ट जो है शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकाला जाता है। तो अपचित भोजन जो है वो उत्सर्जी पदार्थ ही है हमारी बॉडी के लिए, अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो हमारी आंत जो है वो भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करती है, भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य उत्सर्जी अंग हैं जो किडनी के अलावा ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उत्सर्जन में सहायता करते हैं, ठीक है बच्चों। अब अपने अगला जो टॉपिक है आज का, वो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोग, यानी कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हैं, उनको अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं। उत्सर्जन संबंधी रोग, इसमें सबसे पहला जो रोग अपने डिस्कस करेंगे वो है यूरेमिया। देखिए, यूरेमिया है क्या, ये रोग कब होगा, जब व्यक्ति के किडनी जो है, वृक्क जो है, वो ठीक तरह से अपना काम नहीं करेंगे। देखिए कैसे, मैंने आपको बताया था कि किडनी की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, जिनको अपने क्या कहा था, नेफ्रॉन कहते हैं। और ये नेफ्रॉन जो है वो रक्त में से उत्सर्जी पदार्थों को, यानी खास करके यूरिया जो है उसको फिल्टर करने का, उसको छानने का काम करता है, ताकि उस रक्त में से यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जा सके।
स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके रक्त में यूरिया की मात्रा जो है वो 10 से 15 mg प्रति 100 ml होती है। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर यूरिया की मात्रा रक्त में इतनी होती है। लेकिन अगर ये मात्रा, क्योंकि हमारे किडनी जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, किडनी काम नहीं कर रहे मतलब नेफ्रॉन ठीक तरह से काम नहीं कर रही, इसका मतलब रक्त में से यूरिया आ तो रहा है रक्त के अंदर, जब अपने जो लिवर है वो अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट तो कर रहा है, लेकिन उस यूरिया को नेफ्रॉन छान नहीं पा रहे, यानी कि नेफ्रॉन जो है वो निस्यंद के अंदर नहीं आ रहा ये वो वाला यूरिया। तो फिर ब्लड के अंदर इसकी मात्रा जो है, रक्त के अंदर इसकी मात्रा जो है वो इससे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और अगर यूरिया की मात्रा रक्त में 30 mg प्रति 100 ml से ज़्यादा हो जाए तो उस रोग को कहते हैं यूरेमिया। क्या कहा जाता है उसको, यूरेमिया। तो आप इसमें यूरेमिया में क्या लिख सकते हो कि स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में यूरिया की मात्रा जो है वो 10 से 15 mg प्रति 100 ml होती है, लेकिन अगर किडनी ठीक तरह से अपना काम ना करे तो ये मात्रा जो है वो रक्त में 30 mg प्रति 100 ml से ज़्यादा हो जाने पर वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, यूरेमिया कहलाती है। ठीक है। सेकेंड जो डिजीज है दूसरे नंबर पर वो है गाउट। गाउट डिजीज जो है ये एक आनुवंशिक रोग है, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। और होता क्या है इस रोग के अंदर, गाउट रोग के अंदर, आनुवंशिक रोग तो आपको पता ही दिया कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है। सेकंड नंबर, गाउट रोग में रक्त के अंदर यूरेमिया में यूरिया की मात्रा बढ़ी थी, इसमें रक्त के अंदर यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक अम्ल जो होता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और यूरिक अम्ल जब सामान्य से ज़्यादा हो जाएगा तो सामान्य से ज़्यादा होने के कारण ये यूरिक अम्ल जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, घुटने के जॉइंट्स हैं, एल्बो के जॉइंट्स हैं, इनके अंदर क्या है, डिपॉजिट होने लगता है, ये यूरिक अम्ल इकट्ठा होने लगता है। इस डिजीज़ को कहा जाता है कौन सी डिजीज़, गाउट डिजीज। ये जो जॉइंट हैं उनमें भी जमा हो सकता है और जो टिश्यू हैं हमारे उनके अंदर भी ये यूरिक एसिड जो है वो जमा हो सकता है। और इसका जो मेन कारण है, ज़्यादा जो गाउट डिजीज जिन व्यक्तियों में देखी जाती है वो एक तो आनुवंशिक तो है ही पीढ़ी दर पीढ़ी, साथ ही साथ इसका कारण हो सकता है निर्जलीकरण यानी पानी कम पीना। दूसरा इसका कारण हो सकता है उपवास, यानी जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं, और डाइटिंग जो है ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति फैट लूज करने के लिए डाइटिंग करता है तो वो नुकसानदेह है, क्योंकि यूरिक अम्ल जो है वो ज़्यादा फॉर्मेशन होती है उस कंडीशन में जब फैट वगैरह टूटती है तो यूरिक अम्ल ज़्यादा बनता है, तो फिर ये उतना हमारी किडनी जो है उसको फिल्ट्रेट नहीं कर पाती, बाहर नहीं निकाल पाती, तो फिर ये ज़्यादा जब ब्लड में होगा तो ये जॉइंट्स वगैरह के अंदर इकट्ठा होने लगता है और उस डिजीज़ को कहा जाता है कौन सी डिजीज़, गाउट डिजीज़। ठीक है बच्चों। तीसरी डिजीज जो है ये सामान्यतः आपने घरों में आम सुनते भी हैं, वृक्क पथरी। वृक्क की है पथरी, स्टोन्स जिसको बोलते हैं। पथरी क्या होती क्या है, हमारे वृक्क का जो पेल्विस पार्ट होता है, किडनी का जो पेल्विस भाग था, पेल्विस भाग कौन सा था, यूरेटर, यहाँ किडनी के अंदर खुलती है वो चौड़ा भाग जो है, कीपनुमा भाग जिसको पेल्विस बोलते हैं। इस पेल्विस वाले भाग में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल या कैल्शियम ऑक्जेलेट या फास्फेट के लवण ये डिपॉजिट हो जाते हैं। इनमें से कोई भी जो है वो किडनी के पेल्विस भाग में डिपॉजिट हो जाता है और स्टोन्स के रूप में इकट्ठे होने लगते हैं, ये उसी को कहा जाता है वृक्कीय पथरी। ठीक है। और इस डिजीज़ के अंदर क्योंकि ये पेल्विस भाग के अंदर हो रहे हैं तो इसके कारण अगर ये पेल्विस भाग से यूरेटर के थ्रू ब्लैडर वगैरह में आ जाएंगे तो व्यक्ति जब मूत्र का त्याग करता है उस कंडीशन में व्यक्ति को जो है वो दर्द होता है। और अगर ये किडनी के अंदर पेल्विस भाग में है तो फिर ये वृक्क के अंदर हमारे जो स्टमक है उसके अंदर भी ये पेन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ये वाले जो स्टोन्स होते हैं। तो वृक्क पथरी जो होती क्या है वास्तव में, ये यूरिक अम्ल के क्रिस्टल हो सकते हैं, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट हो सकता है, ये फॉस्फेट के लवण हो सकते हैं। और कौन से भाग में एकत्रित होने से होती है, ये पेल्विस भाग में एकत्रित होने से होती है। नेक्स्ट फोर्थ जो डिजीज है अपने पास वो है नेफ्रिटिस।
या इसको ब्राइट का रोग भी बोलते हैं, ब्राइट का रोग भी बोलते हैं। ये जो रोग है ये एक विशेष प्रकार के जीवाणु के संक्रमण से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो है, इसकी कुछ जातियां इस रोग के कारण के लिए उत्तरदायी हैं। ये जीवाणु जो है स्ट्रेप्टोकोकस, ये हमारी जो नेफ्रॉन्स है, मानव किडनी की, मनुष्य के किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है, और नेफ्रॉन्स का कौन सा भाग, ग्लोमेरुलस भाग है, यानी जो केशिका गुच्छ होता है, ये जीवाणु इस भाग को प्रभावित करता है। नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ को प्रभावित करता है। इसको प्रभावित करने से होगा क्या कि ये जो केशिका गुच्छ है, यहाँ पर इनकी जो भित्ति है केशिका गुच्छ की, केशिकाओं के जो ग्रुप था उनकी जो भित्ति है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी केशिका गुच्छ की जो भित्तियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाने के कारण यहाँ पर RBCB क्या है, जो फिल्ट्रेट क्षमता है ना, बोमेन कैप्सूल की गुहा में जाता है, RBCB छनकर किस में चली जाती है, बोमेन कैप्सूल की गुहा में चली जाती है। वैसे तो सामान्य अवस्था में तो RBC छनती नहीं है, लेकिन क्योंकि केशिका गुच्छ में उसकी भित्तियों में सूजन आ गई है, जिसके कारण जो फेनेस्ट्रा थे उनका साइज जो है वो थोड़ा इनलार्ज हो जाता है, जिसके कारण RBCB छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आने लगती है। इस रोग को कहा जाता है नेफ्रिटिस या ब्राइट का रोग। साथ ही साथ अगर इस रोग का समय पर इलाज ना किया जाए तो तरल के रूप में पदार्थ जो हैं वो हमारे टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उस कंडीशन में उस रोग को कहा जाता है एडिमा या ड्रॉप्सी का रोग। अगर नेफ्रिटिस या ब्राइट के रोग का समय रहते इलाज ना किया जाए तो तरल जो है वो टिश्यू के अंदर जमा होने लगता है, ऊतकों में जमा होने लगता है, जिससे व्यक्ति की ये जो बाजुएं हैं, टांगें जो हैं वो सूज जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है उनके अंदर, और इस डिजीज़ को कहते हैं एडिमा या ड्रॉप्सी रोग। ठीक है, तो नेफ्रिटिस या ब्राइट रोग जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के कारण होता है, जिसके कारण नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ जो है उसकी भित्तियों में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे फेनेस्ट्रा जो है वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण RBC भी छनकर बोमेन कैप्सूल की गुहा में आने लगती है। अगर ये लगातार बीमारी रहे, लगातार इसका इलाज ना किया जाए तो फिर जो तरल पदार्थ हैं वो ऊतकों में जमा होने लगते हैं, जिससे बाजुएं, टांगें वगैरह उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तब इस डिजीज को कहा जाता है एडिमा या ड्रॉप्सी रोग। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की। फिफ्थ जो डिजीज है वो है डायबिटीज इंसिपिडस। पहले अपने मेन जो डिजीज हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद जो एक एक लाइन में अपने को पढ़ना है उन सभी डिजीज को अपने एक साथ कर लेंगे। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था जब यूरिन फॉर्मेशन कर रहे थे, अपने मैकेनिज्म देख रहे थे उसका, तो डीसीटी में मैंने आपको बताया था एक हार्मोन काम करता है ADH, इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। ये जल के अवशोषण को, जल के पुनरावशोषण को वहां नियंत्रण करता है डीसीटी वाले भाग में, यानी ये यूरिन में उतने ही जल को जाने देता है जितना आवश्यक है। अतिरिक्त जल का वहां से क्या करवाता है, पुनरावशोषण करवा देता है, ताकि यूरिन जो है वो अति सांद्र अवस्था में ही क्या है, जाए बाहर। ठीक है, यानी यूरिनरी ब्लैडर में जाए और वहां से बाहर उत्सर्जित किया जाए। अब अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है, यानी ये हार्मोन जो है वो पश्च पीयूष ग्रंथि जो है वो स्रावित नहीं ना करे, तो इसकी कमी होने से जल का पुनरावशोषण नहीं होगा, और जल का अगर पुनरावशोषण नहीं होगा तो इसके कारण जो यूरिन है, जो मूत्र है, उसका आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा जाएगा, वो अधिक तनु होगा, और आयतन ज़्यादा हो जाता है अगर यूरिन का, तो बार बार जो है वो यूरिन को बाहर पास आउट करने की जरूरत पड़ेगी। इस डिजीज़ को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। ये मधुमेह नहीं है, मधुमेह जो होता है वो डायबिटीज मेलिटस होता है, इसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। ये ध्यान रखना, खास करके बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। ये किसके कारण हुआ? ये अगर डीसीटी के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH या वैसोप्रेसिन
उसकी कमी हो जाए तो जल का पुनरावशोषण ना होने के कारण मूत्र का आयतन इंक्रीज हो जाता है, जिससे बार बार मूत्र को उत्सर्जन करने की आवश्यकता पड़ती है। इस डिजीज को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की। अगली जो डिजीज है कितनी होगी, 5 होगी। 6 जो डिजीज है अपने पास वो है एल्केप्टोन्यूरिया। देखो एल्केप्टोन्यूरिया क्या होती है, अगर यूरिन के साथ, मूत्र के साथ एल्केप्टोन या इसको हीमोजाइटिक अम्ल, इसका उत्सर्जन होने लगे, अगर यूरिन के साथ एल्केप्टोन या हीमोजाइटिक अम्ल जो है उसका उत्सर्जन होने लगे तो उस डिजीज को बोलते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। ये नाम से ही पता लग जाएगा, एल्केप्टोन यानी एल्केप्टोन या हीमोजाइटिक अम्ल का मूत्र के साथ उत्सर्जन होने लगे तो उस डिजीज को कहा जाता है एल्केप्टोन्यूरिया। ये खास बात यहाँ पर यह है कि ये एल्केप्टोन जैसे ही शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है मूत्र के साथ तो ये काले रंग के पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्लैक कलर का हो जाता है ये एल्केप्टोन हवा के संपर्क में आते हुए। ठीक है, इसलिए इस डिजीज को ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। ये खास बात याद रखनी है आपको। कृष्ण मूत्र रोग इसका नाम ये भी है। ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज क्या है, अगर यूरिन के साथ एल्केप्टोन या हीमोजाइटिक अम्ल जो है वो उत्सर्जित होने लगे तो ये एल्केप्टोन जो है वो हवा के संपर्क में आते ही ब्लैक कलर का दिखाई देता है, इसलिए इस डिजीज को ब्लैक यूरिन डिजीज या कृष्ण मूत्र रोग भी कहते हैं। ठीक है, अब अपने जो बाकी डिजीज हैं जिनको अपने एक एक लाइन के अंदर अपने को पढ़ना है उनको अपने सभी को एक साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है अपने पास वो है सिस्टिटिस। सिस्टिटिस डिजीज क्या है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाला रोग है, जीवाणु के संक्रमण से होता है और जीवाणु के संक्रमण के कारण जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल होती है, मूत्राशय की जो दीवार होती है, भित्ति होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और इस रोग को कहते हैं सिस्टिटिस। ठीक है, तो जीवाणु संक्रमण से मूत्राशय में सूजन आना ये रोग कहलाता है सिस्टिटिस और इसमें पेन होता है क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की जब वॉल में स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी तो उससे दर्द होता है। ठीक है, अगला जो रोग है वो है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या है कि यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर शर्करा की उपस्थिति, यानी कि यूरिन के साथ ग्लूकोज जो है, शर्करा का उत्सर्जन होना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ये नाम से ही है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड है, ये मूत्र में शर्करा की उपस्थिति या उत्सर्जन है, ये ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। और ये रोग कब होता है, जब व्यक्ति को डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह रोग हो जाता है। और मधुमेह रोग जो है वो किसकी कमी से होता है बच्चों, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। यानी जब डायबिटीज मेलिटस, रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, 180 mg प्रति 100 ml रक्त में मात्रा होती है सामान्य व्यक्ति के अंदर, अगर इससे मात्रा रक्त के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो वो यूरिन के साथ भी बाहर आने लगेगा जो ग्लूकोज है, तो उस रोग को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है डिसयूरिया। डिसयूरिया जब व्यक्ति यूरिन पास आउट करता है बाहर बॉडी से तब व्यक्ति को दर्द महसूस हो, और ऐसा कॉमनली जो है, सामान्यतः जो है वो पथरी वगैरह जो होती है इसके कारण हो सकता है। मूत्र त्याग के समय दर्द की जो अवस्था होती है उस रोग को कहा जाता है डिसयूरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है पॉलीयूरिया। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा का मतलब ज़्यादा मात्रा में यूरिन का बनना, यानी यूरिन का आयतन बढ़ जाना। और इसको आज ही अपने किया था, ये क्यों होता है, ये होता है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण, जिसके कारण जल का अवशोषण, पुनरावशोषण नहीं हो पाता और ज़्यादा मात्रा में यूरिन की फॉर्मेशन होती है, तो मूत्र का आयतन ज़्यादा होना, इसको पॉलीयूरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है अपने पास वो है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया क्या है कि मूत्र की
जो मात्रा है वो सामान्य से कम हो जाना। ऐसा 2-3 कारण से हो सकता है। अगर व्यक्ति पानी जो है वो कम ले रहा है तो यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो कम होगी। साथ ही साथ जो एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, अगर वो उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा बन रही है, ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर एडीएच जो है डीसीटी के पास, तो वो ज़्यादा मात्रा में वाटर को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करवा देगा, जिससे यूरिन की मात्रा जो है वो क्या हो सकती है, सामान्य से कम हो सकती है। तो ओलिगोयूरिया, मूत्र की मात्रा सामान्य से क्या होना, कम होना। नेक्स्ट जो डिजीज है बच्चों वो है प्रोटीन यूरिया। नाम से ही पता लग रहा है, मूत्र में प्रोटीन की मात्रा का ज्यादा होना, यानी मूत्र के साथ साथ प्रोटीन भी आना, क्योंकि यूरिन में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा प्रोटीन रहित क्षमता है फिल्ट्रेट में, लेकिन अगर प्रोटीन भी छनने लगे, और ऐसा होगा क्यों, ऐसा कोई भी चीज अगर सामान्य के अलावा छनती है फिल्ट्रेट में, तो उसका रीजन सिर्फ एक ही है मोस्टली, वो है ग्लोमेरुलस जो होता है, केशिका गुच्छ जो होते हैं, उसमें जो छिद्र पाए जाते हैं फेनेस्ट्रा, उसकी अगर भित्ति में स्वेलिंग आ जाती है तो वो फेनेस्ट्रा का आकार सामान्य के मुकाबले कंपैरिजन में थोड़ा क्या हो जाता है, बड़ा, जिससे वो पदार्थ छनकर साथ में आ सकते हैं। तो मूत्र में प्रोटीन का पाया जाना, ये प्रोटीन यूरिया होता है। और अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है तो फिर उसका नाम हो जाता है डिजीज का एल्ब्यूमिन यूरिया। तो मूत्र में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की उपस्थिति जो है वो रोग क्या कहलाता है, एल्ब्यूमिन यूरिया। ठीक है, ये नाम से ये सारे इजीली समझ आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट डिजीज है कीटोन यूरिया। अगर कीटोन बॉडी प्रेजेंट होती है यूरिन के अंदर, और सामान्यतः कीटोन बॉडी की जो फॉर्मेशन है वो फैट वगैरह ब्रेक डाउन होने से होती है। मैंने आज पहले भी बताया था, जो व्यक्ति ज़्यादा ये करते हैं, स्लिम वगैरह होने के लिए खाना वगैरह छोड़ देते हैं, उपवास वगैरह करते हैं, तो उनको ये ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और इसके कारण अगर कीटोन बॉडी ज़्यादा मात्रा में हमारे जो यूरिन है उसके साथ आ रही है, तो किडनी जो है वो धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी जो है, वर्क जो काम करने की क्षमता जो है वो भी कम होती जाएगी, और व्यक्ति के किडनी जो है वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो कीटोन यूरिया क्या है, मूत्र में कीटोन बॉडी का बनना, पाया जाना, जैसे एसिटोएसिटिक अम्ल का पाया जाना। ठीक है, यूरिन के अंदर ये कीटोन बॉडी है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हीमेटोयूरिया। हीमेटोयूरिया इसका मतलब किससे है, आरबीसी से है। अगर यूरिन के में आरबीसी भी आने लगे, मूत्र के साथ रक्त आने लगे, तो इस डिजीज को कहा जाता है हीमेटोयूरिया। और मैंने बताया आपको कि सामान्य जो क्षमता है उसके अलावा कुछ भी क्षमता है, तो इसका मेन कारण है केशिका गुच्छ में इंफेक्शन होना। ठीक है, ग्लोमेरुलस में इंफेक्शन होना। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हीमोग्लोबिन यूरिया। तो यूरिन में हीमोग्लोबिन का पाया जाना, और हीमोग्लोबिन कब आएगा, जब आरबीसी आएगी, क्योंकि आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो मूत्र में एचबी का आना, ये हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं इस डिजीज को। नेक्स्ट डिजीज जो बच्चों है वो है पाईयूरिया। यूरिन के अंदर जो पस सेल्स होती हैं, मवाद कोशिकाएं होती हैं, उनका आना यूरिन के साथ, तो इस डिजीज को कहा जाता है पाईयूरिया। तो ये नाम से हैं सारी। इसके अलावा एक और भी डिजीज है पीलिया जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, जो लिवर में अबनॉर्मलिटी के कारण होता है वैसे तो, लेकिन उसके कारण यूरिन में पित्त वर्णक जो हैं, पिगमेंट जो हैं वो ज़्यादा आने लगते हैं, यूरिन जो है वो ज़्यादा पीले कलर का हो जाता है, तो वो भी इसी के अंदर आप पढ़ सकते हो। तो ये पहले 5-6 अपने जो थोड़ी बड़ी थी डिजीज़ के बारे में 2-3 बातें थी वो डिस्कस की है। इनके बारे में, सारों के बारे में सिंपल एक एक लाइन में अपने को ध्यान में रखना है। कुछ तो नाम से ही पता लग जाएंगी आपको। आई होप ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना टॉपिक उत्सर्जन संबंधी रोग। अब अपने आगे 2 टॉपिक और बचे हैं, वो अपने अभी डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक तो है अपना हीमोडायलिसिस जिसको बोलते हैं, रुधिर अपोहन जिसको बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। और लास्ट में अपने वृक्क प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट जो करवाते हैं किडनी वगैरह, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस ये क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाते हैं, दोनों किडनी अगर खराब हो जाती है और वो अपना प्रॉपर काम नहीं करती, तो इससे के कारण व्यक्ति के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं लाइक यूरिया, यूरिक अम्ल, ये बॉडी से बाहर नहीं जा पाते, तो वो फिर लगातार हमारे ब्लड में रहते हैं। और ब्लड में अगर यूरिया, यूरिक एसिड इनकी मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाती है तो ये व्यक्ति के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो व्यक्ति को ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस कंडीशन में जब किडनी प्रॉपर काम अपना नहीं कर रही, तो रक्त में से इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक कृत्रिम विधि का उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस। और इससे जो यूरेमिया डिजीज है आज ही अपने डिस्कस की है, जिसमें अगर रक्त के अंदर 30 mg प्रति 100 ml में से मात्रा ज़्यादा हो जाती है यूरिया की, तो उसको यूरेमिया कहते हैं। तो यूरेमिया के जो रोगी हैं उनकी जान बचाने के लिए, उनकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग
करते हैं। और इसमें किया क्या जाता है, इसमें सबसे पहले व्यक्ति के शरीर की किसी भी मुख्य धमनी में से रक्त को लिया जाता है, किसी भी एक मेन आर्टरी में से रक्त को लिया जाता है। उस रक्त को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है और साथ ही साथ उसमें मिलाया जाता है हिपेरिन। हिपेरिन वो पदार्थ होता है जो रक्त का थक्का बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको ठंडा किया गया और इसमें हिपेरिन मिक्स कर दिया जाता है। अब इस रक्त को एक विशेष प्रकार का उपकरण बना होता है जिसमें इस प्रकार की नलियां होती हैं। इन नलियों की जो झिल्ली है वो सेलोफेन की बनी होती है। ये नलियों की झिल्ली जो है ये सेलोफेन की बनी होती है। ये सेलोफेन जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती हैं। इस रक्त को इसके अंदर डाल दिया गया। ये रक्त इन झिल्ली युक्त नलिकाएं जो हैं, कौन सी झिल्ली युक्त, सेलोफेन झिल्ली है इन नलिकाओं की, इसमें घूमता है। साथ ही साथ ये जो खाली स्थान है इसमें विशेष प्रकार का द्रव भरा हुआ रहता है। उस द्रव को कहा जाता है अपोहनी द्रव। जब रक्त, ये जो झिल्लियां हैं सेलोफेन की बनी हुई नलिकाओं की, ये अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य का मतलब ये है कि ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, उनके लिए तो ये पारगम्य होती हैं, लेकिन जो प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा जो कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनके लिए ये अपारगम्य होती हैं ये झिल्लियां जो हैं। और ये रुधिर अपोहन, जब इसमें से रुधिर गुजरेगा तो अपोहनी द्रव के साथ इस रक्त की जो सांद्रता में अंतर के कारण ये यूरिया, यूरिक अम्ल और जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं ये इन झिल्लियों के द्वारा छनकर किस में आ जाएंगे, इस अपोहनी द्रव के अंदर आते रहेंगे। और रक्त यहाँ तक जाता जाता जब शुद्ध हो जाएगा, यानी उसमें से उत्सर्जी पदार्थ निकाल लिए जाएंगे, तो फिर एक नलिका के द्वारा यहाँ इस रक्त को, जैसे ही रक्त यहां आया अपने पास, तो अब इस रक्त को पहले तो क्या किया जाएगा, व्यक्ति के शरीर का जो सामान्य ताप है उतना टेम्परेचर दिया जाएगा इस ब्लड को, और साथ ही साथ इसमें मिक्स किया जाएगा एंटीहिपेरिन। एंटीहिपेरिन पदार्थ मिक्स किया जाएगा और इस रक्त को व्यक्ति की मुख्य शिरा, किसी भी एक मुख्य शिरा के अंदर क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देखिए कि कृत्रिम तरीके से अपने रक्त में से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल रहे हैं। क्या किया, मुख्य धमनी से रक्त लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा किया, उसमें हिपेरिन मिक्स किया और एक इस प्रकार नलिकाओं से बनी हुई व्यवस्था होती है। ये नलिकाओं की झिल्ली जो है वो सेलोफेन की बनी होती है, ये अर्धपारगम्य होती है। साथ ही साथ इसके बीच का जो खाली स्थान है नलिकाओं का, उसमें अपोहनी द्रव, हीमोडायलिसिस फ्लूइड भरा रहता है। जैसे ही रक्त इसमें से गुजरता है तो उत्सर्जी पदार्थ इन झिल्लियों में से छनकर इस द्रव में आ जाते हैं और रक्त जो है उसको एक नलिका के द्वारा सामान्य ताप दिया जाता है पहले, और साथ ही साथ उसमें रक्त में एंटीहिपेरिन मिक्स करके वापस से ह्यूमन जो बॉडी है उसमें मुख्य शिरा के द्वारा डाल दिया जाता है। ये कृत्रिम विधि द्वारा अलग किया जाता है उत्सर्जी पदार्थों को, और ये प्रक्रिया कहलाती है रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस। लेकिन इस प्रक्रिया में एक प्रॉब्लम ये है कि इन उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ जो आवश्यक पदार्थ छनकर आ जाते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो क्या था, अगर जो छनकर आ गया तो उसका रीएब्जॉर्प्शन कर सकते थे अपने, लेकिन यहाँ वो प्रॉब्लम है। तो लगातार जब इसमें कुछ टाइम तक लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से जो है वो धीरे धीरे व्यक्ति जो है उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कुछ समय तक लाइफ स्पैन को, अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो हीमोडायलिसिस के द्वारा उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये था रुधिर अपोहन या हीमोडायलिसिस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो अगला टॉपिक अपना आज का लास्ट, वो है अपने पास वृक्क प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट। वृक्क प्रत्यारोपण, ये बड़ा सिंपल सा, अपने को इसमें 2-3 बातें पता होनी चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है बच्चों,
कि अगर किसी व्यक्ति के गुर्दे जो हैं, किडनी जो हैं वो खराब हो जाते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसकी किडनी को चेंज कर देना, उसको बोलते हैं वृक्क प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन अपने जानते हैं कि अभी तक भी ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली जो है वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अपनी बॉडी किसी दूसरे के ऑर्गन को ईजिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन जो है उसके कारण दूसरे के अंग को अपना बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसके लिए थोड़ा करते क्या हैं जो डॉक्टर हैं, वृक्क प्रत्यारोपण जब किया जाता है तो पहली बात तो किडनी जो ली जाती है वो व्यक्ति का कोई सगा संबंधी ही होता है। इसका कारण है कि उनका एक तो ब्लड ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए, पहली बात तो जिसकी भी किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है दूसरे व्यक्ति में। साथ में उसकी जो उत्तकीय संरचना है उसमें भी काफ़ी जो है वो समानताएं होनी चाहिए, और ये किसी रिश्तेदार या जो अपना जैसे फादर मदर या भाई बहन है उसके ही देखने को मिल सकती हैं। सेम टिश्यूलर जो टिश्यू लेवल की जो स्ट्रक्चर्स हैं और ब्लड ग्रुप जो हैं वो सेम होना चाहिए इसके लिए। साथ ही साथ इसमें क्योंकि दूसरे की बॉडी चाहे ये सेम ही है, ब्लड ग्रुप भी सेम है, जो टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं ये भी काफ़ी मिलती जुलती हैं, फिर भी दूसरे की बॉडी ऑर्गन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। तो उस कंडीशन में जिस व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए, यानी उसका जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो प्रॉपर तरीके से काम ना करे, इसको इजीली एक्सेप्ट कर ले, इसको दबाने के लिए कुछ निषेधात्मक दवाइयां दी जाती हैं। और ये निषेधात्मक दवाइयां जो हैं ये प्रतिरक्षी निषेधात्मक दवाइयां होती हैं, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करती है, दबाने का काम करती है, ताकि बॉडी जो है हमारी वो किसी दूसरे की किडनी को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, और उस कंडीशन में इम्यून सिस्टम अपना काम ना करे। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर उस कंडीशन में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है इस कंडीशन में, तो फिर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो खुद का है वो तो सप्रेस कर दिया जाता है, उसको तो निषेधात्मक बना दिया जाता है, तो फिर व्यक्ति की जो है इस कंडीशन में वो मृत्यु भी हो सकती है। तो अभी तक ये कंप्लीटली जो है वो वृक्क प्रत्यारोपण जो है या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना टॉपिक मानव का उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसी के साथ अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।